जो हमारी स्पीचेस थी एलजी साहब की और सीएम साहब की, दोनों में कहीं भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ एसटी कम्युनिटी है, उसका कम से कम 7 से 8 पैराग्राफ में वेलफेयर की स्कीम्स को दर्शाया गया है। कितने हॉस्टल बनेंगे, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ये फलाना फलाना हर चीज़ करके 7-8 पैराग्राफ में ट्राइबल वेलफेयर पे बात हुई है, लेकिन एससी वेलफेयर पे कोई बात नहीं। बड़ी बात जो थी वो ये थी कि स्कूलों की बात जो हमने की कि एक ही छत के नीचे प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक का स्कूल जो है, अगर प्राइवेट माध्यम में अगर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एक ही कैंपस में 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सरकार जिसके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, मैन पावर भी है, जगह भी है, तो हम क्यों एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल और कहीं 10 बच्चे, कहीं 20 बच्चे, कहीं 25 बच्चे। मेरे रामगढ़ के अंदर विदिन 1 किलोमीटर 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ नर्सरी है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। पाँचों को मिला के 550 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। अगर एक प्राइवेट स्कूल में 800 से 1000 बच्चा पढ़ सकता है, तो एक सरकारी स्कूल में आप प्री नर्सरी टू 12th का अगर बनाए तो 550-600 बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। आपकी मैन पावर एक जगह पे होगी, आपके रिसोर्सेज एक जगह पे खर्च होंगे, आप एक ही जगह पे आपको जमीन लेनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि हर एक सेक्टर को इसमें छुआ गया है, लेकिन इस समय हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी हैं और बीजेपी के विधायक हैं रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी से। लेकिन आपने इसमें एक बड़ा इरेलेवेंट पॉइंट जो है उठाया है कि इस पूरे बजट में कहीं भी शेड्यूल कास्ट वेलफेयर बोर्ड का जिक्र नहीं है, क्या मामला है? देखिए, बजट जो पेश किया गया उमर साहब द्वारा, और उससे पहले एलजी ड्रेस, तो दोनों सरकार के होते हैं। सरकार जो लिख के देती है एलजी साहब ही बोलते हैं, उसके बाद बजट जो है वो सरकार का है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं जो आज की डेट में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं। दोनों ही जो हमारी स्पीचेस थी एलजी साहब की और सीएम साहब की, दोनों में कहीं भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ एसटी कम्युनिटी है, उसका कम से कम 7 से 8 पैराग्राफ में वेलफेयर की स्कीम्स को दर्शाया गया है। कितने हॉस्टल बनेंगे, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ये फलाना फलाना हर चीज़ करके 7-8 पैराग्राफ में ट्राइबल वेलफेयर पे बात हुई है, लेकिन एससी वेलफेयर पे कोई बात नहीं हुई, वो मैंने बात की। तो इन जो आप कहते हैं कि एससी वेलफेयर की जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें आपके क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें की इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में स्कॉलरशिप में कमी आई है। जो एससी एसटी को मिलता था, एसटी को मिल रहा है, लेकिन एससी का स्कॉलरशिप कम हुआ है। सेंटर की तरफ से लगभग 20 ऐसी योजनाएं हैं जो अंडर मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद आप जो किसी टेक्निकल कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ आपकी फ़ीस माफ़ होती है। डिग्री कॉलेज के अंडर हायर एजुकेशन में अगर आप एससी हैं, बीपीएल हैं, तो आपकी जो फ़ी है वो पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे एक स्कीम है जिसके तहत सारी फंडिंग जो है आपको, वो चाहे 2.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो। हमारे कुछ बच्चे ड्यूरिंग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 बच्चे हमारे जम्मू से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हैं, जिनका 0 से लेकर लास्ट का जो खर्चा है वो सरकार देगी। कोई भी ऐसी बात जो है वो इस बजट में नहीं थी जिस पर मैंने आज ऑनरेबल सीएम तो नहीं थे, मैडम थी सोशल वेलफेयर की, हमने उनसे बात की है कि अपने रिप्लाई में कहीं ना कहीं वो इसका जिक्र करेंगे। जी, मतलब ये ज़रूरी एक पॉइंट था। लेकिन इसके अलावा कहीं भी ऐसे और भी इश्यूज़ यहाँ पर निकल कर आए हैं जिसमें कि आपके एरियाज़ को लेकर, कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट को लेकर आपने कई सारे मुद्दे उसमें उठाए हैं, तो क्या मुख्य ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी भी रिड्रेस करना ज़रूरी है? देखिए, हेल्थ को लेके थे मेरे वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं बॉर्डर पे, बड़ी जर्जर हालत में हैं, उनको रिपेयर रेनोवेशन करें या नहीं बनाए, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, नए इलाके हैं, वहाँ ऑफिसर्स नहीं हैं हमारे ऑफिसर्स के, वो सारी रिक्वेस्ट मैंने की है। कुछ चीज़ें मैडम ने कहा हमें लिख के दे दीजिएगा, समय की कमी थी तो बाकी लोगों ने बोलना था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि स्कूलों की बात जो हमने की कि एक ही छत के नीचे प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक का स्कूल जो है, अगर प्राइवेट माध्यम में अगर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एक ही कैंपस में 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सरकार जिसके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, मैन पावर भी है, जगह भी है, तो हम क्यों एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल और कहीं 10 बच्चे, कहीं 20 बच्चे, कहीं 25 बच्चे। मेरे रामगढ़ के अंदर विदिन 1 किलोमीटर
4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ नर्सरी है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। पांचों को मिला के 550 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। अगर एक प्राइवेट स्कूल में 800 से 1000 बच्चा पढ़ सकता है तो एक सरकारी स्कूल में आप प्री नर्सरी टू 12th का अगर बनाए तो 550-600 बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। आपकी मैन पावर एक जगह पे होगी, आपके रिसोर्सेज एक जगह पे खर्च होंगे, आप एक ही जगह पे आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी। आज 5 जगहों पे आप जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, 5 जगहों पे आपके हेड्स हैं, कहीं प्रिंसिपल है, कहीं हेड मास्टर है, कहीं है, वो उन सब बातों को एक तरह से रैशनैलिटी नहीं हो पाती है, इसको रैशनलाइज हो जाएगा कि वहाँ स्टाफ की भी कोई इश्यूज नहीं। जी, ये प्री बजट कंसल्टेशन में उमर साहब ने कहा था कि आप कोई इनोवेटिव आइडिया थे, तो उस वक्त मैंने सांबा में इनको बताया था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का एक स्कूल खोलने की परमिशन चाहता हूँ। वो आई एम थैंकफुल टू हिम, तो वो आइडिया पिक किया उन्होंने, और वो सिर्फ रामगढ़ में ही नहीं, वो उन्होंने ये कहा है कि हम यही आपका जो आइडिया है ये पूरे यूटी में इस्तेमाल करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप स्कूल को लेकर जैसे बात करते हैं कि आप क्लब कर दीजिए, एक ही स्कूल की एक ही जगह हो, एक ही डेस्टिनेशन हो, यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं।